हेलो बच्चों। तो जिस तरह की सवाल है थंबनेल में मैंने पूछा है कि क्या जैम को क्लियर करने के लिए कोचिंग करना ज़रूरी है। अब वो कोचिंग ऑनलाइन हो सकती है, ऑफलाइन हो सकती है, कोई भी हो सकती है। क्या इसकी आवश्यकता है? तो इसके जवाब को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखो, ऐसा होता है कि हम आईआईटी जैम की तैयारी क्यों कर रहे हैं। जैम की तैयारी करने के बाद हम आईआईटी में एडमिशन लेंगे। ठीक है, एडमिशन लेने के बाद फिर आप वहाँ पर तैयारी करोगे, पढ़ाई करोगे, आपको पूरा समय बिताना होगा। तब आप लेकर के वहाँ अपनी एमएससी की डिग्री या आगे आप उसमें पीएचडी या जो भी कुछ करना है वहाँ तक जाओगे। आईआईटी जो होते हैं इनका अपना एक कल्चर है, इनका अपना कल्चर है। फ़ौज की तरह से, जैसे फ़ौज होती है तो अगर आप फ़ौज में जाना चाहते हैं तो आप किसी भी तरह के शरीर के साथ फ़ौज में नहीं जा सकते। पेट निकला हुआ है, शरीर का बीएमआई बिगड़ा हुआ है, आप चलते चलते हाँफ जाते हो, दौड़ नहीं सकते हो, फिजिकल स्ट्रेस आप नहीं ले सकते हो, लेबर नहीं कर सकते हो। आप फ़ौज के कुछ मानदंड हैं, आपकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, दौड़, स्टेमिना को लेकर के कुछ मानदंड हैं। उन मानदंडों पे आप खरे उतरते हो तो आप उसी हिसाब से आर्मी में या एयरफोर्स में या आर्म्ड फोर्सेस में जाते हो। इसी तरह से आईआईटी है, आईआईटी के भी अपने कुछ मानदंड है। आईआईटी के लिए आपको जिस तरह का ब्रेन चाहिए, जिस तरह की अपनी दिनचर्या चाहिए, आपको पहले वो डेवलप करनी पड़ेगी। समझ लो, आपको अपने ब्रेन को उस तरह से बनाना है। अगर आपने अपने आप को उस तरह का बना लिया जो आईआईटी के हिसाब से फिट है तो आप जैम क्लियर कर जाओगे, अपने आप चले जाओगे। दिस इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। अब होता क्या है, ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक मोटा तगड़ा हेल्दी आदमी जिसका बीएमआई बहुत ख़राब है, जो ओबेसिटी की रेंज में आता है, उसने सपने देखने शुरू कर दिए कि उसको फ़ौज में जाना है। फ़ौज उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, किसी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेगी, उनके अपने मानदंड हैं। कोई भी उसको वादा करे कि चलो तो मैं तुमको इसी मोटापे के साथ फ़ौज में भर्ती करा दूंगा, समझ लो सिर्फ और सिर्फ आपको बरगला रहा है, आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। दिक्कत यह है, शरीर का मोटापा तो हमें दिख जाता है, लेकिन दिमाग हमारे चर्बी चढ़ी है, दिमाग हमारा मोटा हो चुका है इन सेंस की उसको उस तरह का सक्षम नहीं है। फिर भी लोग आपको वादा करते हैं कि मैं गारंटी लेता हूँ। तो क्या होगा उस गारंटी का, क्या कर लोगे उस गारंटी से? गारंटी अगर बिगड़ गई तो क्या आप क्या क्या वापस करने वाले हो? कैसे उसको क्लेम को आप कैसे रिजॉल्व करोगे? तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है, करनी आपको खुद से ही तैयारी है। अगर आप सच में जाना चाहते हो आईआईटी जाना आपका सच में सपना है, खुली आंखों का सपना है, तो आप चले जाओगे। आपको किसी XYZ की आवश्यकता नहीं। हाँ, आवश्यकता है आपको अपनी तैयारी को परखने के लिए टेस्ट सीरीज की। क्योंकि जो लोग आपको तैयारी करवा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे करा रहे हैं तैयारी? क्या आपने चीज़ें पढ़ी नहीं है? क्या आपके पास सिलेबस नहीं है? क्या आपके पास किताबें नहीं हैं? क्या किताबों में जो लिखा है उसको आप पढ़ नहीं सकते? क्या आपने बीएससी में इससे पहले पढ़ा नहीं है? क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? और वो सब जानते हैं, उनको कोई मकसद नहीं है आपको ब्रेन से, आपकी ब्रेन की बीएमआई से, ब्रेन के ओबेसिटी से। वो तो एक मार्केट है, आज की डेट में एक मार्केट हो चुका है, वो एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो इसीलिए अगर मैं कहूँ कि क्या सच में बिल्कुल बिना कोचिंग के ऑनलाइन या ऑफलाइन आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। इफ़ यू कैन डू ओनली इफ़ यू वांट टू डू, अदरवाइज देयर इज़ नो अदर वे। ये बिल्कुल जाने रहिए। देखिए, सिलेबस का बहुत ही सीधा सिलेबस है, बहुत ही टू द पॉइंट सिलेबस है, और वो सिलेबस ऐसा नहीं है कि जो कोचिंग के लिए प्रमोट करे। अगर इस तरह के कोचिंग की आवश्यकता होती तो सरकार इसको किसी तरह से, गवर्नमेंट किसी तरह से इसको और आपको देती। आपको वो टैलेंट, नेचुरल टैलेंट ढूंढ रही है। तो अगर आपको देखें तो इसमें कुल 7 टॉपिक हैं इस पूरे सिलेबस में। इसे मैथमेटिकल मेथड है। मैथमेटिकल मेथड में आपको कैलकुलस ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल वेरिएबल, ये सिलेबस है। इसमें आपके पास, आप देखते हो तो जब आप पेपर उठा के देखोगे तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास नहीं बनते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव से भी आपके पास क्वेश्चन नहीं बनते। जैकोबियन से कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन बनते हैं। डिफरेंशिएशन से आपके परफेक्ट इम्परफेक्ट से आपके पास कंडीशन आती है परफेक्ट डिफरेंशिएशन की, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सीरीज पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसको बहुत अच्छे तैयार करिएगा। सीरीज पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो फूरियर सीरीज हो, चाहे वो मैक्लॉरिन सीरीज हो, चाहे वो जो भी सीरीज है, सीरीज से आपके पास बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो सीरीज वाला सेक्शन आपको समझना है। वेक्टर अलजेब्रा से नहीं, वेक्टर कैलकुलस से, हाँ वेक्टर कैलकुलस से पूछते हैं। डेरिवेटिव निकालना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना, कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रीन थ्योरम, कभी कभी ये सब पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। मल्टीपल इंटीग्रल उसी के ही अंदर आता है।
डायवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन थ्योरम उसी का हिस्सा है, स्टोक्स थ्योरम भी उसी का हिस्सा है। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन विथ लीनियर, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, बिल्कुल कांस्टेंट कोफिशिएंट। इससे आपसे कंप्लीमेंट्री फंक्शंस के बारे में सीधा सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन अच्छा सवाल पूछते हैं। आपसे पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में कुछ सवाल पूछ लेते हैं। मैट्रिसेस से बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, डिटर्मिनेंट से, और अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स नंबर से भी आपके पास अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैथमेटिकल मेथड जो है वो एक अच्छा टॉपिक है, और इसके लिए आपको बस बहुत किताबों का ढेर नहीं लगाना है, लाइब्रेरी नहीं बनानी है। आपको एच.के. दास की किताब है, इस किताब का नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स। अगर ये किताब कहीं लाइब्रेरी से आपको मिल जाए, आप किसी लाइब्रेरी से जुड़े हुए हों, या आप इसको परचेज कर सकते हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड बुक। एक और सवाल होता है कि सर हमारे पास डिजिटल कॉपी है, हमारे पास डिजिटल कॉपी हमने कहीं से डाउनलोड कर ली है, स्कैन कॉपी या पीडीएफ कॉपी, क्या उससे पढ़ सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप उसका प्रिंट निकाल लें। आपको प्रिंट निकालना बहुत ज़रूरी है बच्चों। डिजिटल कॉपी से पढ़ना बहुत ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि होता क्या है, जब हम किसी फिजिकल बुक से पढ़ते हैं तो हमारी रिकॉल पावर जो होती है वो 70% होती है। मतलब फिजिकल किताबों को पढ़ने, पलट पलट के लिख के नोट से अंडरलाइन या जो भी कुछ करते हो, उससे हम करीब करीब 70% रिकॉल कर सकते हैं, और हमारा 20 से 30% ज़्यादा लर्निंग भी होती है। एक किताब को हाथ में लेके पढ़ने, उसमें अंडरलाइन करने या उसके मार्जिन पे लिखने से, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये हमें 20-30% ज़्यादा लर्निंग देता है। बजाय स्क्रीन पर आप एक प्रिंट ले, आप स्क्रीन पे उसको अंडरलाइन कर रहे हो, उसको स्क्रीन पे ही देख रहे हो, फिर रख के देते हो, ये बहुत दिक्कत वाली बात होती है। तो इसको समझना ज़रूरी है। आप इनकी प्रिंट निकाल लीजिए, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनका प्रिंट निकाल लीजिए, या खरीद सकते हैं तो बुक को खरीद लीजिए। दूसरा सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जाहिर सी बात है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेशन आएगा, इस पे क्वेश्चन आते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह पे आते हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन कार्टेशियन, पोलर एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, बिल्कुल कई बार ए थीटा, ए आर, ये सब निकालने को पूछा जाता है। यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम, बिल्कुल ये भी अच्छा है। सेंट्रीफ्यूगल और कोरियलिस फोर्स के ऊपर क्वेश्चन, कोरियलिस फोर्स के ऊपर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके फॉर्मूले पर ही। मोशन अंडर ए सेंट्रल फोर्स, इस पर क्वेश्चन आते हैं। इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट पे क्वेश्चन आते हैं। केपलर लॉ पे भी, जो उसका थर्ड लॉ है, उस पर क्वेश्चन आते हैं। ग्रेविटेशन लॉ पर एग्जैक्टली डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने वगैरह से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पे आपके बच्चे क्वेश्चन बनते हैं। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सेंटर ऑफ मास निकालना होता है, कुछ कॉम्प्लेक्स सिस्टम दे दिया गया उसका होता है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम पे सीधे क्वेश्चन तो उस तरह नहीं होते हैं, लेकिन वेरिएबल मास सिस्टम पे, रॉकेट प्रॉब्लम पे आते हैं। इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन पे भी आते हैं, वहाँ पर रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट वगैरह सब निकालने के लिए पूछा जाता है। रिजिड बॉडी मोशन पे भी क्वेश्चन आते हैं। रोटेशनल और ट्रांसलेशन, ये सब अच्छे क्वेश्चन वाले हैं। इनर्शिया पे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एक्सेस थ्योरम जो है इनर्शिया की, उस पे आते हैं अच्छे क्वेश्चन। बर्नौली थ्योरम फ्लूइड का पार्ट है। आयनर इक्वेशन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बर्नौली थ्योरम पे तो अच्छे खासे क्वेश्चन, ठीक ठाक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए जो आपके पास क्लैपनर की बुक है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। इस किताब को ही आपको केवल लगाना है। इस किताब के जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं उनको अच्छी तरह से लगा लेना है। वो कहना क्या चाह रहा है इसको आपको समझना है। अनसॉल्व्ड को लगा करके आपको हताश नहीं होना है। बहुत स्टैंडर्ड किताब है, इसके अनसॉल्व प्रॉब्लम भी स्टैंडर्ड है। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और उनसे किस तरह के कॉन्सेप्ट की उम्मीद की जा रही है। उनका जो कॉन्सेप्ट, उस किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके किस तरह कॉन्सेप्ट ऑथर बता रहा है, उसको आपको समझना है। ऑसिलेशन वेव ऑप्टिक्स का जो हिस्सा है, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। सुपरपोजिशन ऑफ टू इसमें आपका लिसा जोस फिगर से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। डैम्प्ड और फोर्स्ड वाइब्रेशन की कंडीशंस आपको मालूम होनी चाहिए। डैम्प फ्रिक्वेंसी की कंडीशन होनी चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। रेजोनेंस कंडीशन की बारे बात करें। वेव इक्वेशन, ट्रेवलिंग स्टैंडिंग वेव, नॉन वन डायमेंशनल केस में आपके पास ये वैल्यू, ये अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा आता है। और इसके लिए कुछ हद तक आपको मैकेनिक्स की जो किताब, जो भी आपने क्लैपनर की के अलावा अगर आपने कोई DS माथुर की किताब इस्तेमाल की है मैकेनिक्स में, उसमें वेव सेक्शन बहुत अच्छा दिया गया है। उसके अलावा जैसे एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी ट्रांसमिशन वेव है, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी पे क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं। साउंड वेव इन मीडिया, डॉपलर इफेक्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डॉपलर इफेक्ट बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। फॉर्मेट प्रिंसिपल, इस पर सीधे क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, लेकिन इमेज फॉर्मेशन पे क्वेश्चन बनते हैं। थिक लेंस और थिन लेंस के फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनते हैं। इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, और जो ये ग्रेटिंग है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरा सिस्टम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ तक ऑसिलेशन वेव का पार्ट है, आपको मैकेनिक्स की कोई किताब होगी वेव मोशन की, उससे आप ले लीजिएगा।
अलग से इंडिपेंडेंटली कोई वेव मोशन किताब आपको खरीदने की एज इट इज ज़रूरत नहीं है। उनके भी आपको 100 एग्जाम्पल लगाने हैं और 100 एग्जाम्पल से किस तरह कॉन्सेप्ट आप पा रहे हैं उनको समझना है। अजय घटक किताब ऐसे बताई तो जाती है, अच्छी तो किताब है ही, लेकिन ये किताब बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से लिखी गई है, तो सीधे तौर पर आपको इसके अंदर बहुत सारे 100 एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे और बहुत कुछ इस तरह का नहीं मिलेगा कि आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कर सके। तो न्यूमेरिकल में बहुत सारी प्रैक्टिस कराने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक किताब है, कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। पता नहीं इतना समय आपके पास है कि नहीं, आप किस फेज में अपने देख रहे हो। अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर में इस वीडियो को देख रहे हो तो ये बहुत अच्छी किताब है, आपको इसको पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे कूलम लॉ, स्टैंडर्ड, इसका सिलेबस, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोल्यूशन ऑफ लॉप्लास इक्वेशन, ये उस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार मेथड ऑफ इमेजेस में इसको हम यूज कर लेते हैं। कंडक्टर कैपेसिटर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट द डायलैक्ट्रिक पोलराइजेशन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। वॉल्यूम सरफेस चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बहुत क्वेश्चन लगभग आता ही है। बायो सावर्ट लॉ शुरुआत के लिए जरूरी है। एम्पियर लॉ, फैराडे लॉ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर जरूरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्टरनेटिंग करंट के जो उसमें फेजर डायग्राम के साथ जुड़े हुए क्वेश्चन हैं उनको आपको समझना होता है। एसी-डीसी सर्किट्स में एलसीआर सर्किट, एलआर सर्किट, सीआर सर्किट, एलआर सर्किट, ये सब बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है। डिस्प्लेसमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सवेल्स इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको पॉइंटिंग थ्योरम में उसकी एस की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। रिफ्लेक्शन, डाइलेक्ट्रिक मीडियम से रिफ्लेक्शन की बाउंड्री कंडीशंस क्या होती है, ये अच्छी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। नॉर्मल इंसिडेंस के लिए होता है। लॉरेंज फोर्स क्या है, पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इस पर न्यूमेरिकल बहुत अच्छे आते हैं। किताबों की जहाँ तक बात करें, लोग ग्रिफिथ की बात करते हैं। ग्रिफिथ की बात इसलिए करते हैं क्योंकि दुनिया भर भी ग्रिफिथ की बात करती है, पर ग्रिफिथ ऐसी नहीं किताब जिसको आप लेकर के जैम में आप कूद पड़ें। ये लाइफ स्टाइल वाली किताब है। आप बीएससी में हो तो 3 साल तक आप इसके साथ खूब अच्छी तरह से समय बिताए होंगे, तब तो ये आपको बहुत अच्छी किताब लगेगी। आप अचानक से ग्रिफिथ उठा लोगे तो इससे ज़्यादा डरावनी भुतई किताब नहीं है कोई। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की किताब है चट्टोपाध्याय रक्षित की। ये ऑथर्स हैं, बहुत अच्छे ऑथर हैं, कलकत्ता के रेडियो डिपार्टमेंट के ऑथर रहे हैं। बहुत अच्छे इन्होंने किताबें लिखी हैं। इन्होंने जो भी कुछ लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है। आई एम बिग फैन ऑफ द राइटिंग ऑफ चट्टोपाध्याय रक्षित। इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत अच्छी किताब लिखी है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की बहुत अच्छी किताब लिखी है। ये किताब बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है, बहुत डिटेल किताब है। इसमें बहुत अच्छे सॉल्व एग्जाम्पल भी हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा तो सॉल्व एग्जाम्पल नहीं है कि एक चैप्टर में 100 सॉल्व एग्जाम्पल हो, क्योंकि ये सही बात ये है कि हमें 100 क्वांटिटी में 100 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने, हमें क्वालिटी के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने। मतलब 100 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं जो हमें 100 तरह के कॉन्सेप्ट की बारीकियां बता सके। होता क्या है, कॉन्सेप्ट एक ही होता है, उसमें डाटा चेंज होता है, हम उसी कॉन्सेप्ट पे बार बार क्वेश्चन करते जाते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में फंस चुका है, तो हम जब वो 50 क्वेश्चन एक साथ कर लेते हैं तो हमें लगता है नाउ हमारी तैयारी बहुत अच्छी, पर ऐसा नहीं है। आपने रिपीटिशन किया है, आपने सिर्फ और सिर्फ आपने वर्टिकल तैयारी की है, एक ही पे आपने 100 क्वेश्चन लगा दिए हैं, लेकिन आपको अपनी जो हॉरिजॉन्टल तैयारी है उसको बढ़ाना है। आप अलग अलग कॉन्सेप्टों के 100 क्वेश्चन लगाओगे तो इतना समय ही नहीं पाओगे। के तिवारी की किताब भी बहुत अच्छी किताब है, अंडर एस्टिमेटेड बुक है, लेकिन के तिवारी साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से इसको लिखा है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे किताब को, आप देखो कई जगहों पर उन्होंने इतनी बढ़िया से मास्टर पीस उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट डाल दिए हैं 2-3 लाइनों में कि आप वाह कर उठते हो। बहुत अच्छी किताब है ये। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इसके लिए देखना ही नहीं है किसी और को, गर्ग बंसल घोष की किताब है, इससे अच्छी कोई किताब है ही नहीं है। इसे कंपटीशन में एस चांद की है, ब्रिजलाल की, वो मैं अच्छा नहीं मानता, मुझे अच्छी नहीं लगती वो किताब। काइनेटिक थ्योरी में आपको काइनेटिक थ्योरी पे आपको प्रेशर और वो सारे जगहों से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो 3 तरह की वेलोसिटी होती है उन पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इक्विपोटेंशियल एनर्जी उसी का हिस्सा होता है। स्पेसिफिक हीट पे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कैसे जुड़ा होता है स्पेसिफिक हीट, उस पर क्वेश्चन मिलेंगे। आइडियल गैस, वंडरवॉल गैस पे क्वेश्चन सीधे तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ठीक है उसमें कभी कभी ए और बी की डायमेंशन और ये सब चीज़ें पूछ ली जाती है। मीन फ्री पाथ पे जो क्लासियस का डेरिवेशन था मीन फ्री पाथ के जुड़े हुए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप इस यहाँ किताब से देख लीजिएगा। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेसेस कितने तरह से होते हैं, आइसोबैरिक आइसोपोरिक कंडीशन क्या होते हैं, डिफरेंट आएंगे, फिगर दे दिए जाते हैं, उनसे आपसे पूछ लिया जाता है। रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। कई बार थ्योरी के साथ ही एक फैक्ट मतलब एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपिक कॉन्सेप्ट, हीट डेथ और गिवन डाटा के लिए कैसे एंट्रोपी निकालनी वो आपको मालूम होना चाहिए। कार्नोट साइकिल में भी आपको अच्छी तरह से उसका रिवर्सिबिलिटी में
रेफ्रिजरेशन के लिए कैसे होता है, परफॉर्मेंस इंडेक्स कैसे निकालते हो, उसकी एफिशिएंसी कैसे निकालते हो, ये सब मालूम होना चाहिए। मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन है, चारों रिलेशन को किसी शॉर्टकट मेथड से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। पोटेंशियल जो होते हैं, 4 थर्मोडायनामिकल पोटेंशियल होते हैं, थर्मोडायनामिकल पोटेंशियल की इक्वेशंस आपको मालूम होनी चाहिए, किसी तरह के निमोनिक्स से इसको आपको मालूम कर लेना चाहिए। फेज ट्रांजिशन और क्लॉसियस कैपलर इक्वेशन, क्लॉसियस कैपलर इक्वेशन अपने यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, उसको आपको पूरी तरह समझना है, किसी तरह से आपको उसको पूरी तरह समझना है, किताब में बहुत अच्छे से दिया गया है। एंसेंबल क्या होते हैं, हल्का सा क्वांटम मैकेनिक्स की बात होती है, और तीनों स्टैटिस्टिक्स जो है उनके बारे में आपको एक ब्रीफ जानकारी होनी चाहिए। मॉडर्न फिजिक्स के बारे में लोग बाइजर की किताब का नाम लेते हैं, लेकिन बाइजर किताब बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग किताब है, अच्छी बहुत लिखी गई, लेकिन उसके न्यूमेरिकल्स आप करोगे तो आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा, कहीं सोल्यूशन कुछ नहीं, आप परेशान हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा सही सीखे हो गलत सीखे हो। इसके लिए क्या है, आरबी सिंह है, न्यू एज पब्लिकेशन किताब है, आरबी सिंह की वॉल्यूम 1 भी आती है, वॉल्यूम 2 भी आती है, ज़्यादा महंगी नहीं, अफोर्डेबल है, आप इनको खरीद सकते हैं। और इसमें बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल, अनसॉल्व एग्जाम्पल भी, और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। तो एक तरह से हम कह सकते हो कि बहुत अच्छा कंपाइलेशन है, बहुत अच्छे तरीके से आरबी सिंह साहब ने कंपाइलेशन किया है। ही वॉज द प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ गोरखपुर यूनिवर्सिटी आई थिंक। तो बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है। इनर्शियल फ्रेम और गैलीलियन इनवेरिएंस के बारे में आपको समझना है। रिलेटिविटी पे आपको जरूर ध्यान देना है, रिलेटिविटी पे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, मास वेरिएशन, मास एडिशन, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, इस सब पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लैंक फार्मूले के साथ आपको वीन और रेले की लिमिट मालूम होनी चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एवरग्रीन टॉपिक है। कॉम्पटन इफेक्ट की कंडीशन मालूम होनी चाहिए। बोहर एटॉमिक मॉडल पर आपको जेड के साथ जो फार्मूला होता है उसके साथ वेरिएशन कि जेड की वैल्यू बढ़ा दो घटा दो, अलग अलग सैंपल के लिए क्या हो सकती है वो। एक्सरे में आपके पास वो कभी कभार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के साथ में। वेव पार्टिकल डुअलिटी में आपको ग्रुप वेलोसिटी वगैरह से मालूम होना चाहिए। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आपके एप्लीकेशन है, कुछ न्यूमेरिकल इसके साथ जरूरी होते हैं समझने। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी उसी तरह से है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्वांटम मैकेनिक्स की पार्ट है, वहाँ से आपको समझना। श्रोडिंगर इक्वेशन, दोनों तरह के श्रोडिंगर इक्वेशन आपको मालूम होनी चाहिए। खास तौर पर 3 डायमेंशनल बॉक्स में जो क्वांटाइजेशन कंडीशन एनर्जी की निकलती है एल के साथ डिपेंडेंसी, वो आपको मालूम होनी चाहिए। सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन वही हमने बताया, हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए मालूम होना चाहिए। और जो n+12 H क्रॉस ओमेगा फार्मूला आता है उसमें n की क्या क्या कंडीशन होती है और किस तरह से इसके ऊपर वेरिएशन होते हैं, इस बुक में बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है। रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, स्टेप पोटेंशियल के साथ आपको ट्रांसमिटेंस और रिफ्लेक्टेंस इन सब के बारे में मालूम होना चाहिए। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियस की डेंसिटी है, उसका रेडियस है, उसका फार्मूला, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। रेडियो एक्टिविटी पे आपको फार्मूला आपको समझना है अच्छी तरह से, और डीके को अच्छी तरह से समझना है। तो अच्छा सेक्शन है ये आपके पास। आखिरी सेक्शन हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मेन रूप से सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक्स 2 पार्ट में है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ब्राविस लैटिस, इंडिसेस, ये सब स्टैंडर्ड हैं, इनको आपको समझना है अच्छी तरह से। ब्रैग लॉ कैसे कैसे होता है, रेसिप्रोकल लैटिस में कैसे ब्रैग लॉ लिखते हैं, इसे मालूम होना चाहिए। सेमीकंडक्टर में एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक क्या होता है, किस तरह से डोपिंग के साथ, टेम्परेचर के साथ हमारी रेजिस्टिविटी चेंज होती है। फर्मी लेवल किस तरह से प्योर में, इंट्रिंसिक में, एक्सट्रिंसिक में, एन टाइप, पी टाइप में कैसे अपना पोजीशन रखता है। पीएन जंक्शन क्या होता है, टनल डायोड कैसे, जनरल डायोड कैसे काम करते हैं, उनके एप्लीकेशन क्या है। क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग किस तरह से यहाँ काम करती है। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी पीएनपी ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर मोड क्या होते हैं। सिंगल स्टेज में एम्पलीफायर कैसे काम करता है। 2 स्टेज में अगर आरसी कपल्ड एम्पलीफायर ले रहे तो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में अलग अलग कंपोनेंट की क्या क्या वैल्यू होती है। उसके अलावा अगर आप ऑप एम्प की बात करें, ऑप एम्प ऑसिलेटर है, बरखाउसन क्राइटेरिया है, ये भी अच्छा है, लेकिन ऑप एम्प बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 90% क्वेश्चन ऑप एम्प से जरूर मिलते हैं यहाँ पर, तो ऑप एम्प के बारे में अच्छी तरह समझ लीजिए। इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग कंसेप्ट क्या है। बूलियन अलजेब्रा जो डिजिटल वाला पार्ट है, बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जन कैसे होता है एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में, ये आपको समझना है अच्छे तरह से। लॉजिक गेट क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। ट्रुथ टेबल कैसे आप डिफाइन करते हो और कैसे डी मॉर्गन थ्योरम को अप्लाई करते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। पुरी और बब्बर की किताब जो है थ्योरी पढ़ने के लिए बहुत अच्छी है। वहाब की किताब है, वहाब की थ्योरी भी किताब है, लेकिन बहुत डिटेल है, अभी आप मत पढ़िए, एमएससी में पढ़िएगा आप। उनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़िएगा, इसमें से वो चैप्टर आप लगाइए जो कि आपके इस सिलेबस का हिस्सा है। शुरू के चैप्टर आपको लगाने पड़ेंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर और सबसे जुड़े हुए क्वेश्चन है। ये किताब आप खरीद सकते हैं, आगे भी आपको काम देंगी। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स किताब जहाँ तक है, विलियम एम गोथमैन किताब, बहुत बेसिक किताब है। ये किताब उस समय आप ले सकते हो जिस समय आपको मान लिया जाए कोई कुछ नहीं जानता है, तो इसमें आप समझिए गेट की नैंड गेट कैसे काम करते हैं, एंड गेट कैसे काम करते हैं। तो उसमें ऑथर ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की थ्योरी से समझाया है कि अगर आप और ऑपरेशन कर रहे हो
तो ऐसा है कि आप अपने घर जाते हो अपनी माँ से मिलने के लिए, तो वहाँ आपको गिफ्ट ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी तरह से, आप चाहे संदेशा भिजवा दो या खुद पहुँच जाओ, गिफ्ट भिजवा दो, किसी तरह से माँ को मिल जाए एक सिग्नल कि मेरा बच्चा ठीक है, सुरक्षित है, दैट इज़ इनफ। लेकिन अगर आप गर्लफ्रेंड के यहाँ मिलने जा रहे हो तो आपको खुद भी जाना है, गिफ्ट भी लेके जाना है। खुद गए तो भी नाराज़गी रहेगी, गिफ्ट नहीं लाए, गिफ्ट भेज दिया तो खुद नहीं आए। तो इस तरह से और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन की बातें करते हैं, तो बहुत बढ़िया तरीके से इसमें से कई एग्जाम्पल से वो समझा रहे होते हैं। बहुत अच्छी किताब है, वेरी नाइस बुक। और इसी तरह से अगर हम ऑप एम्प की बात करें तो गायकवाड़, रमाकांत गायकवाड़ साहब से अच्छी तो कोई किताब है भी नहीं उस तरह से जो आप अफोर्ड कर सकें। इलेक्ट्रॉनिक्स की किताबों में रहता है, लेकिन डेडिकेटेड बुक है, डिटेल बुक है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं समझना है। इसमें शुरुआत के ही कुछ चैप्टर अगर आप कहीं से फोटोकॉपी वगैरह करा पाएँ तो आप करा के रख लीजिएगा, बाकी आपको बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं समझना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने भर की चीज़ें मिल जाए, यहाँ डिटेल न्यूमेरिकल है भी। ऑप एम्प इसमें उस तरह से नहीं दिया गया है, गोथमैन में उतना अच्छा ऑप एम्प नहीं दिया गया है। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पर आपके पास ये किताबें हैं, स्टडी मटेरियल है, इनको आपको समझना है, इनके साथ लगना है और आपको प्रैक्टिस करनी, रिवीजन बहुत करना है। आपने कुछ भी पढ़ करके आप गए, रिवीजन बहुत करना है। आपको बहुत सारे n नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको नहीं पढ़ना है, वो एक भ्रम होता है, क्योंकि आप एक ही तरह के कॉन्सेप्ट पे 100, 200, 400 क्वेश्चन कर लेते हो, क्या फ़ायदा हुआ। आप कोशिश करो कि आप वो अलग करो। तो एक न्यूमेरिकल की अलग बुक बना लो, एक न्यूमेरिकल की एक बुक बना लो जिनमें आप सेक्शन वाइज, या तो आप लूज पेपर A4 साइज के पेपर ले लो, उनको करो, उनको एक बार पंच करके एक फाइल में मेंटेन करते रहो और उनको जब चाहे आगे पीछे कर सकते हो। तो आप पढ़ रहे हो तो आपने कभी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल एक जगह पर रख लिए, कहीं वो इस तरह से रख लिए, तो आप उनको रखो और एक जगह पर रखते रहो और कोशिश करो वो न्यूमेरिकल बगल में छोटा सा बॉक्स बना करके उसमें उस कॉन्सेप्ट को, उस फार्मूले को लिख दो, छोटा सा फार्मूला लिख दो, ताकि जब भी आप रिवाइज करो तो आप एट अ टाइम न्यूमेरिकल भी रिवाइज करो और एट अ टाइम थ्योरी को भी रिवाइज करो। अगर आप सोल्यूशन और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं वो आप जो फ्री आईआईटी की वेबसाइट है, आप बस IIT JAM प्रीवियस ईयर पेपर डालिएगा तो IIT की साइट जो होती है वो फ्री में आपको डाउनलोड करने देंगी। जैसे पिछली बार गुवाहाटी आपको, रुड़की आपको डाउनलोड करने दे रही थी, अब शायद इस बार गुवाहाटी आपको डाउनलोड करने देगी। तो उसमें वो की भी देते हैं, ऑथेंटिक की भी है, तो आपको बिल्कुल सही आंसर मिलते हैं। अब डिटेल सोल्यूशन क्या है, आपको आंसर मालूम है तो आप अपने डिटेल सोल्यूशन को एक बार कोशिश करो उस आंसर तक पहुंचने का। सोचो कहाँ से आ रहा हो क्वेश्चन, बजाय किसी से पूछने की भाई बता दो कैसे आ रहा है। ट्राई टू एक्सप्लोर ऑन योर सेल्फ, देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अरिहंत की किताब आती है जैम के ऊपर बुक आती है, तो बट इसमें क्या होता है ना कि एरर की हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। कई बार क्या होता है प्रॉब्लम कॉन्सेप्चुअल वो एरेनियस सोल्यूशन दे दिया गया, अब आप परेशान हो रहे हो कि तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से देख लोगे, यहाँ पर भी क्या होगा ना, मेथड कुछ और होगा लेकिन आंसर सही आएगा। आप मेथड निकालोगे तो आपका आंसर कुछ और आएगा, और क्योंकि मेथड में प्रॉब्लम है, लेकिन की जो है वो यही यहाँ लोग मैच करके दिखा देते हैं। आर गुप्ता की पहले आती थी, लेकिन आर गुप्ता में मैंने देखा है पुरानी जो थी तो उसको काफ़ी हद तक इसको मेंटेन करते थे, उनका सोल्यूशन सरप्राइजिंगली काफ़ी सटीक रहता था। जिस भी रिसोर्स से वो इकट्ठा करते रहे होंगे, मे बी शायद ये किसी कोचिंग इंडस्ट्री जो दिल्ली वगैरह में चलती रही थी, अभी भी है, कुछ है उस तरह की, उनके अच्छे ऑथरों से सॉल्व कराते थे, जैसा भी रहता होगा भगवान जाने, लेकिन इनके अच्छे काफ़ी एरर का इशू था। बट अब अरिहंत भी उसी तरह का है, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बट एरर के इशू तो हमेशा रहेंगे, तो यू हैव टू चेक ऑन योर ओन सेल्फ। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस होल डिस्कशन, और कोशिश करेंगे कि कुछ IIT JAM से रिलेटेड चीज़ें हैं जिनको आपके साथ डिस्कस कर सकें, और कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ओके, चलिए फिर ध्यान रखिए, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।